सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, मैं इसमें बात करूंगा क्वेट पर। देखेंगे क्वेट क्या है, क्यों चर्चा में इस समय बना हुआ है, क्यों कुछ लोग कह रहे हैं कि अब क्वेट की जो संरचना है इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे हम चीन को नियंत्रित कर सकें। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें मैं बात करूंगा ह्यूस्टन कॉन्सुलेट विवाद। देखेंगे ह्यूस्टन कहां पर है, यहां पे कौन सा कॉन्सुलेट था, उसका विवाद क्या है और इस विवाद में अमेरिका और चीन कैसे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे काफ़ी विस्तृत और डायनेमिक तरीके से। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेट पर। विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। सामरिक महत्व का मतलब होता है ऐसा महत्व जिसमें व्यापारिक महत्व हो, जिसमें सैनिक महत्व हो, जिसमें उसकी लोकेशन का इंपॉर्टेंस हो, अर्थात उसका कई प्रकार से यूज किया जा सकता हो, परिवहन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका महत्व, अर्थात जिस चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा होता है उसको कहते हैं उसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा होना। ऐसा ही एक क्षेत्र है हिंद प्रशांत क्षेत्र। तो जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, आप इसकी लोकेशन को थोड़ा सा देखिए, अर्थात इसमें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला जो क्षेत्र है वह इसमें शामिल होता है। जब इस क्षेत्र को आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपको दिखाई देंगे। उन्हीं अर्थव्यवस्था में अमेरिका आएगा, चीन आएगा, जापान आएगा, भारत आएगा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत से अन्य अर्थव्यवस्थाएं आती हैं, लेकिन जो 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं इनमें आपको प्रमुख रूप से दिखाई देंगे। अब ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या होगा, जो इंडो पैसिफिक वाला क्षेत्र, जब यहाँ पर महाशक्तियाँ हैं तो यह महाशक्तियाँ क्या करेंगे, एक दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। और जब प्रयास में यह क्रम आ जाए कि कोई महाशक्ति किसी क्षेत्र का अतिक्रमण करना चाहे तो दूसरी शक्तियाँ क्या करेंगे, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो पूरा विवाद दरअसल इसी से जुड़ा हुआ है। हाल के वर्षों में क्या हुआ है, चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है, जिसकी वजह से इस शांत क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में चीन ने कन्वर्ट कर दिया है। अब जब चीन ने अशांत क्षेत्र में इसको कन्वर्ट कर दिया है तो उसके पीछे का उद्देश्य यह है कि वह यह चाहता है कि जैसे जैसे उसकी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, अर्थात वह प्रूव करना चाहता है कि इस समय वो अमेरिका से किसी भी मायने में कम नहीं है। और यह प्रूव करने के लिए वो क्या करता है, अपनी शक्ति का सहारा लेता है। इसी शक्ति का सहारा वह क्या कर रहा है, जापान के साथ विवाद के रूप में दिखा रहा है, वो फिलीपींस के साथ दिखा रहा है, वो दक्षिणी चीन सागर वाले क्षेत्र में दिखा रहा है। और इसी का एक रिजल्ट जो है कि एक परिणाम हमको देखने को मिलेगा कि वह एलएसी पर भी अपना जो है कि भूमिका दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर वह अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए ऐसा कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सभी क्षेत्रों में यदि क्या होगा, वह चीन हस्तक्षेप करेगा तो अन्य जो शक्तियां हैं उसको रोकने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कुछ शक्तियां हैं जैसा जिसका मैंने आपको जिक्र किया, जैसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है। ये जो शक्तियां हैं लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करती हैं, मुक्त आवागमन और मुक्त व्यापार का समर्थन करती हैं, किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करती हैं। तो जब यहाँ पर क्या हो रहा है, चीन का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, तो इसी में कहा जा रहा है कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक पहले से बना हुआ ग्रुप है जिसका नाम है क्वेड। इस क्वेड को फिर से क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। फिर से मजबूत करने का मतलब क्या है कि क्या कभी ये मजबूत था, आगे चलकर मैं बताता हूं। तो क्वेड में क्या हमने बताया कि 4 देश शामिल हैं, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। क्वेड अर्थात क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका जो निर्माण किया गया था, यह किया गया था प्राकृतिक आपदा से
बचाने के लिए। अर्थात जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है इसमें अगर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी आ जाए, जैसे चक्रवात आ जाए, अगर ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सभी जो बड़ी शक्तियां हैं मिलजुल कर सहयोग करके यहाँ पर जन धन की हानि को कम करेंगे। इसके लिए क्वेट का स्थापना की गई थी। इसके साथ एक उद्देश्य ये जुड़ा था कि जो ये पूरा क्षेत्र है यहाँ पर समुद्री लुटेरों का प्रभाव ज़्यादा है। इसके वजह से क्या होता है कि जो मुक्त आवागमन होता है या स्वतंत्र या भय मुक्त जो परिवहन होता है वो संभव नहीं हो पाता। तो कहा यह गया न सिर्फ हम आपदाओं को टैकल करेंगे, उनका सामना करेंगे, बल्कि जो हमारे समुद्री लुटेरे हैं उनको भी नियंत्रित कर हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र का व्यापारिक महत्व हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इसके तहत क्या हुआ था, क्वेट की स्थापना हुई थी। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड को मैं आपको बता देता हूं तो पूरा चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे। जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर चक्रवात आते हैं, सुनामी आते हैं, तूफान आते हैं। चाहे वर्ष 2004 की सुनामी देख लीजिए या फिर जो है कि आप वर्ष 2011 की सुनामी देख लीजिए, ये बहुत विश्व की सबसे घातक सुनामी में से आपको दिखाई देंगे। जब भी ऐसी सुनामी आती है तो क्या होता है कि जो पास पड़ोस के देश होते हैं, जो शक्तियां होते हैं, उनसे मदद की दरकार होती है। इसी मदद के लिए क्या हुआ था, एक घटना हुई थी और इसी मदद को बढ़ाने के लिए इस घटना ने क्या किया, एक जो है कि अपना एक स्वरूप प्रस्तुत किया। घटना थी 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई और 13 देशों को इसने प्रभावित किया। लगभग 2 लाख से अधिक लोगों को, ये सरकारी आंकड़े हैं, 2 लाख से अधिक लोगों की जान का यह कारण बना। तो ऐसे समय में कहा यह गया कि इस क्षेत्र में हम क्या करते हैं, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो क्या कर सके, जो सैनिक आवश्यकताओं से अलग, ध्यान दीजिएगा, सैनिक आवश्यकताओं से अलग क्या करें, जो आपदाएं आती हैं या जो चुनौतियां आती हैं उनको टैकल कर सके। और इसी के कारण क्या हुआ जो है कि बात आगे बढ़ी, और जब बात आगे बढ़ी तो वर्ष आया 2007 का। वर्ष 2007 का जब समय आया तो जो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं, उन्होंने कहा कि अब ऐसा समय आ गया है कि हमें एक ग्रुप की ज़रूरत है और वह ग्रुप क्या करे, न सिर्फ आपदाओं से मुकाबला करे बल्कि जो चीन की भू राजनीतिक जो उसका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है या उसका जो हर देश के जो द्वीपों पर विवाद बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए हम एक संगठन की स्थापना करें। और इसी संगठन की स्थापना शिंजो अबे के द्वारा वर्ष 2007 में की गई और इसका नाम है क्वेड। और इसमें शामिल कौन से देश हैं, वही 4, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अब देखिए जब 2007 में इसकी स्थापना की गई तो उस समय इसका जो कॉन्सेप्ट था, इसकी जो गाइडलाइंस थी या फिर जो है कि इसमें जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत मजबूत नहीं थी। वर्ष 2008 में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर हो गया। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, चीन ने अपने हस्तक्षेप की नीति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। इसी के कारण वर्ष 2017 में फिर से इस ग्रुप में जान डाला गया और चारों देशों को लाकर एक साथ खड़ा किया गया, उन्हें पुनर्जीवित किया गया और कहा गया कि यदि अब हमने चीन को रोकने के लिए कठोर कदम नहीं बढ़ाए तो चीन क्या करेगा, सभी जो छोटे मोटे द्वीप हैं उनको निगल जाएगा। ये बात कही गई। भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी प्रधानमंत्री जो है कि वर्ष 2018 और 19 में इसको मजबूत करने के साथ साथ अपना आक्रामक रुख भी दिखा चुके हैं और उन्होंने खुलकर चीन की प्रसार नीतियों का वो जो है कि आलोचना की और उनको कहा कि आप यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ ऐसा कर रहे हो। अब इसी के साथ देखिए, हमने कहा 2007 में इसकी स्थापना हो गई, लेकिन इससे पहले एक और घटना घटी थी और वह थी कि वर्ष 2002 से मालाबार सैनिक अभ्यास भारत, जापान और अमेरिका के बीच हो रहा था। ध्यान दीजिएगा कि भारत, अमेरिका और जापान के बीच एक जो है कि सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार सैनिक अभ्यास। अब इसको बाद में कहा गया कि हम इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करेंगे और अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, पहले क्या था कि वो आपदाओं के लिए एक ग्रुप की आवश्यकता महसूस हुई, फिर चीन ने हस्तक्षेप किया तो चीन को नियंत्रित करने के लिए जो है कि एक ग्रुप की आवश्यकता महसूस हुई और अब यह कहा जा रहा है कि जैसा चीन वर्तमान समय में अपनी प्रसारवादी नीति अपना रहा है तो न सिर्फ एक ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है जो प्राकृतिक आपदाओं से निपट सके, बल्कि मानवीय आपदाओं, मानवीय युद्ध जो क्रिएट किए जा रहे हैं चीन के द्वारा, उनसे निपटने के लिए भी जरूरी है कि सभी सैनिक देश अर्थात जो चारों देश हैं अपनी सैन्य ताकत को भी एक साथ जोड़ें। और इसी के कारण मालाबार सैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात हो रही है। तो देखिए, वर्ष 2002 से जब यह मालाबार सैनिक अभ्यास हो रहा था तो हुआ क्या, वर्ष
वर्ष 2007 में ये पहला समय था जब मालाबार अभ्यास को हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र से बाहर करके जापान के ओकिनावा द्वीप पर आयोजित किया। और समय कौन सा है? 2007, जब हमने जापान के ओकिनावा द्वीप के पास मालाबार सैन्य अभ्यास को आयोजित किया तो यह अमेरिका, जापान और भारत तीनों को अच्छा लगा और यह एक चुनौती प्रस्तुत की गई चीन के लिए कि वह अपनी जो हस्तक्षेप की नीति है उसको कंट्रोल करे, अदरवाइज ये तीनों देश मिलकर एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। जब 2007 में हमने ऐसा सैन्य अभ्यास किया तो दरअसल यह सैन्य अभ्यास ही वह तात्कालिक कारण था जिसके वजह से शिंजो अबे ने कहा कि अगर हम इसी प्रकार के सैन्य अभ्यास, इसी प्रकार के संगठन और ग्रुप मजबूत तरीके से बनाते हैं तो आने वाले समय में हम चीन को काउंटर कर सकते हैं। और इसी के कारण क्वेड की स्थापना की उन्होंने वर्ष 2007 में ही, जब ये सैन्य अभ्यास हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग में क्वेड बहुत मजबूत नहीं रहा, बीच में जरूर हुआ लेकिन फिर से क्या हुआ, शिथिल पड़ गया। अब क्या हुआ है, जिस समय अभी देखिए चीन क्या कर रहा है, भारतीय सीमा पर कभी कहता है वो पीछे हट रहा है और फिर कभी आगे बढ़ जाता है। इस समय लगभग 40,000 सैनिकों को उसने एलएसी पे अपने तैनात कर दिया। इसी के कारण कई समीक्षक कह रहे हैं कि अब हमें क्वेड के प्रसार का मतलब है कि उसका दायरा बढ़ाना, और इसमें जो है कि दायरा बढ़ाने का मतलब अन्य देशों को शामिल करना और इसको एक सैन्य गठबंधन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, जो कि अभी तक सैन्य गठबंधन नहीं था। यह इस बात की प्रबल संभावना है कि जैसे ही क्वेड मजबूत होगा, चीनी आक्रामकता अपने आप क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, चाहे वह क्षेत्र हो दक्षिणी चीन सागर का या भारत की सीमा वाला क्षेत्र हो। कई समीक्षक क्वेड को कह रहे हैं कि इसमें आपसी सुरक्षा के समझौते जो है कि करने चाहिए, अर्थात यह भी लिख लिया जाना चाहिए कि यदि किसी भी देश पर हमला होता है तो क्या किया जाएगा, क्वेड पर हमला माना जाएगा, जैसे नाटो के रूप में आपने देखा है। और ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से इसीलिए कह रहा है कि जो पापुआ न्यू गिनी वाला क्षेत्र है वहां पर हम मिलजुल कर एक नौसैनिक सैन्य बेस बनाते हैं और इस पर क्या करना है, हमको मिलजुल कर काम करना है। तो अब कहा यह जा रहा है कि जो क्वेड की अभी तक की जो डिमांड थी, अब उसको मूर्त रूप देने की जरूरत है। अब इसको क्या करना है, क्रियान्वित करने की जरूरत है, जिससे हम चीन को काउंटर कर सकें। लेकिन भारत जो है कि क्या है, हमेशा क्वेड या क्वाड के सैन्यीकरण के खिलाफ रहा है। उसका मानना है कि हम इस संगठन का यूज नागरिक मुद्दों और असैनिक मुद्दों पर ही केंद्रित करें, ना कि सैनिक मुद्दों पर। लेकिन समीक्षक कह रहे हैं कि अब यह वो समय है जब हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, नहीं तो हो सकता है 1962 जैसी फिर से कभी कोई कंडीशन क्रिएट हो जाए। इसके कारण इनको कहा जा रहा है कि भारत को न सिर्फ इनके साथ अपनी सैन्य गठबंधन को मजबूत करना चाहिए, क्वेड को एक सैन्य समूह के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए, बल्कि हमें जो क्षेत्र हैं जिनके साथ चीन का विवाद है उनको भी इसमें जोड़ने की जरूरत है और उनको जोड़कर यह चीन को संदेश देने की जरूरत है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अगर अवहेलना करता है तो वह उस पर भारी पड़ सकता है। हालांकि इसके अलावा भी कई तरह के काम बताए जा रहे हैं जिसके माध्यम से भारत अपनी पकड़ इस क्षेत्र में मजबूत बना सकता है। जैसे बांग्लादेश में यमुना रेलवे ब्रिज जो है कि जापान के सहयोग से, ऐसे ही उत्तर पूर्वी राज्यों में और रोहिंग्या समुदाय के लिए म्यांमार में, और जो है कि श्रीलंका में एलएनजी प्लांट का विकास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो कार्य हैं इनसे कहीं ना कहीं एक जो इस हिंद प्रशांत क्षेत्र है इसमें भारत अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब तक हम किसी ऐसे संगठन के साथ जुड़े नहीं होंगे जो हमारे साथ हर विपदा में खड़ा हो, तब तक हम विकास की पहिए को बहुत तेज गति से नहीं कर सकते, क्योंकि चीन के द्वारा बार बार ऐसी चुनौती प्रस्तुत की जाती है। इसी के कारण उनको कहना है कि यह जो क्वेड है इसको बढ़ाया जाए, आसियान के जो देश हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, आसियान के देशों से चीन के जो उसका प्रभाव उसको कम किया जाए और आने वाले समय में चीन को अलग थलग करने के लिए एक ऐसे गठबंधन की जरूरत है जो कुछ नया हो, कुछ बदला हुआ हो और वो चीन की हर प्रकार की आक्रामकता को रोक सके। आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये क्यों चर्चा में है। अब हम बात करते हैं कॉन्सुलेट विवाद जो कि ह्यूस्टन का है। तो ये देखिए, ह्यूस्टन कॉन्सुलेट विवाद को समझने से पहले आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा ह्यूस्टन का लोकेशन। तो हुआ क्या है, देखिए इसको समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए, तब समझ में आएगा कि मुद्दा है कितना जटिल।
हमने एक शब्द सुना है राज्य और दूसरा सुना है शब्द राष्ट्र। तो आपको पता है कि जैसे भारत भी क्या है, एक अपने आप में राज्य है। इंटरनेशनल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ऐसे ही एक शब्द है राष्ट्र। तो राज्य और राष्ट्र का जब उदय हुआ तो प्रश्न आया कि आखिर आधुनिक जो राज्य और राष्ट्र बन रहे हैं इसमें किस प्रकार एक दूसरे से संबंध स्थापित किए जाए। पहले तो क्या होता था, राज्य व्यवस्था होती थी और जो ये राज्य का स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं था या फिर उसका स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं था। तो कहा गया कि आखिर राज्य कैसे होना चाहिए। तो दो राज्यों के बीच क्या हुआ, संबंधों को स्थापित करने के लिए कहा गया कि राजनयिक कार्यालय और व्यक्तियों की जो है कि नियुक्ति की जाएगी। राजनयिक कार्यालय को अभी सामान्य शब्दों में मैं समझाऊं तो ऐसे कार्यालय जहां पर एक दूसरे देश क्या होते हैं अपने जो है कि प्रतिनिधियों को भेजते हैं, तो ऐसे कार्यालय को राजनयिक कार्यालय बोलते हैं। अब इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए आधुनिक समय में एक शब्द आया, एक जो है कि कॉन्सेप्ट आया। यह कॉन्सेप्ट है एम्बेसी का। तो जो एम्बेसी होते हैं, जो दूतावास होते हैं, इन्हीं को यह जिम्मेदारी दी गई कि वर्तमान समय में राज्यों के बीच क्या करेंगे, राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे। तो एम्बेसी कौन सा क्षेत्र होता है, जहां पर जैसे भारत में कहें कि अमेरिका की एम्बेसी, इसका मतलब क्या है कि अमेरिका के राजनयिक लोग भारत में रह रहे हैं और भारत सरकार के साथ क्या कर रहे हैं, संबंधों को मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो एम्बेसी होता है उसके प्रमुख को बोलते हैं एम्बेसडर। तो आपने सुना होगा भारत के एम्बेसडर लगभग सभी देशों में है। ठीक इसी तरह से हर देश की एक एम्बेसी होती है जो उस देश की राजधानी में समानता स्थापित की जाती है। तो इससे क्या होता है, जो एम्बेसी ये होती है यह क्या करती है, जो तनाव कभी कभी बढ़ते हैं उनको बढ़ने नहीं देते, बातचीत के विकल्प हमेशा रखे रहते हैं। कभी कोई मीटिंग तात्कालिक रूप से करना हुआ तो तुरंत हो जाता है। सोचिए अगर एम्बेसी ना होता तो भारत सरकार और अमेरिका सरकार में कैसे संबंध चलते। तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय के संबंधों की क्या है, यह आवश्यकता है। और इसी के कारण प्रत्येक देश दूसरे देश में क्या करता है, अपनी एम्बेसी स्थापित करता है। एम्बेसी जो होती है वह जिस देश की होगी उसके अंदर उसी का कानून लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ आपका जो घर है, यह घर को हम कहें कि आज से क्या हो गया, यह अमेरिकी एम्बेसी हो गया। तो अब जानते हैं उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वह जो घर है ना, वो पूरी जो प्रॉपर्टी हो गई वो अमेरिका की हो गई। वह घर आपका था लेकिन अब जब आप तब तक उसके अंदर प्रवेश तक नहीं कर सकते, कदम तक नहीं रख सकते जब तक वह एम्बेसी या फिर अमेरिका उसकी इजाजत ना दे, अर्थात एम्बेसी को चलाने वाला प्रमुख इजाजत ना दे। ठीक इसी तरह से यदि हम कहें कि भारत में मान लीजिए चीन की है या पाकिस्तान किसी की एम्बेसी है, ठीक है, और इस एम्बेसी में अगर भारत सरकार के किसी भी अधिकारी को प्रवेश करना है तो पहले एम्बेसी से अनुमति लेनी होगी। भले ही वो एम्बेसी भारत में है लेकिन उस एम्बेसी के अंदर जो पूरा जो अधिकार होगा तो जिस देश की एम्बेसी होती है उसका होता है। अर्थात यहाँ पर ना तो भारतीय पुलिस प्रवेश कर सकती है, ना ही जो है कि यहाँ पर जो सर्वोच्च पदों पर आसीन व्यक्ति हैं वह बिना रोक टोक के पहुंच सकते हैं। अर्थात उनको रोक दिया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि नहीं, जब तक आप अनुमति नहीं मिलेगी तब तक आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और यही बात सब पर लागू होती है। हमारे जो अमेरिका में, चीन में, पाकिस्तान में जहां भी हमारी एम्बेसी है उसका मतलब भी यही है कि जो कोई भी देश का, चाहे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ही हमारी भारतीय एम्बेसी में अगर चाहे घुस जाए, अमेरिका में जो हमने बना रखा है वो घुस नहीं सकते। क्यों नहीं घुस सकते? क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय नियम ऐसे बना रखे। तो होता क्या है कि जो यह एम्बेसी होता है यह क्या करता है, प्रमुख भूमिका निभाता है दो देशों के बीच। और एम्बेसी को इतनी अधिकार इसलिए दिए जाते हैं जिससे एम्बेसी खुलकर अपने देश की बातों को रख सके, अपने हिसाब से सिस्टम को मैनेज कर सके, किसी दूसरे देश के कानून के अंतर्गत उसको काम ना करना पड़े। तो देखिए क्या हुआ है कि जैसे कि मैंने बताया जो एम्बेसी होगी उसको कोई लीड करेगा तो उसको एम्बेसडर बोलते हैं। ये एम्बेसडर करते क्या है इसको समझ लीजिए। यह क्या करते हैं, अपने देश का मेजबान देश में प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात अगर हम भारत में कोई एम्बेसी है और इसका जो एम्बेसडर है अमेरिका का, वह क्या कर रहा है, अमेरिका का प्रतिनिधित्व भारत में बैठकर कर रहा है। साथ ही साथ मेजबान देश में अपने नागरिकों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। मान लीजिए अगर कोई भी घटना अमेरिका के किसी व्यक्ति के साथ भारत में होती है, तुरंत जो है कि यहाँ का जो अमेरिकी एम्बेसी हो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और वो कहेगा कि नहीं ऐसा ही नहीं
नहीं होना चाहिए। ठीक ऐसे ही मेजबान देश के साथ वो क्या करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, संधि वार्ता करते हैं। इसी के साथ वह मैत्रीपूर्ण संबंध जो है कि स्थापित करने में मेजबान देश के साथ बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि हमने क्या किया, चीन के जो है एम्बेसडर को तलब कर लिया, अमेरिका के एम्बेसडर को तलब कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि हम उनको बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया देखो ऐसे संबंध नहीं चलते। तो ये सभी चीज़ें की जाती हैं। ठीक इसी तरह से क्या होता है, जो वाणिज्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक संबंध होते हैं उनका भी क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। इसी के साथ साथ पासपोर्ट, वीजा और अन्य यात्रा संबंधी जो है कि पत्र क्या करते हैं, एम्बेसी जारी करते हैं। अर्थात आपको किसी दूसरे देश के यहाँ जब जाना है तो आपको वीजा चाहिए होगा, पासपोर्ट चाहिए होता होगा। तो ये सभी चीज़ों को क्या करते हैं, कौन जारी करने का अधिकार रखता है, एम्बेसी। और एम्बेसी समांतर देश की क्या होते हैं, राजधानी में स्थापित किए जाते हैं और एक देश में एक ही एम्बेसी होती है, लेकिन इसके पास कार्य काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी के कारण एम्बेसी के कुछ छोटे रूप बनाए जाते हैं जो एम्बेसी के अंतर्गत ही काम करते हैं, या कहिए एम्बेसी का छोटा रूप होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं कॉन्सुलेट। तो जो कॉन्सुलेट होते हैं इनकी भी विशेषताएं वही होती हैं जो एम्बेसी की होती हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि यदि इसमें कोई कॉन्सुलेट में कोई व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब क्या है, उसको वही अधिकार हैं जो एम्बेसी वाले व्यक्ति को हैं, और कॉन्सुलेट भी वही कार्य करता है जो एम्बेसी कार्य करता है। तो कॉन्सुलेट का जो मुख्य भूमिका होती है, वीजा, पासपोर्ट या व्यापारिक संबंध, जो व्यापारिक लेटर होते हैं उनको यह जो है कि जारी करने का कार्य करते हैं। तो होता क्या है कि जो ये कॉन्सुलेट होते हैं यह जब छोटे छोटे शहरों में स्थापित किए जाते हैं, जिससे क्या हो, एम्बेसी में ज़्यादा भीड़ ना लगे और हम अधिक से अधिक एक दूसरे के यहाँ सेवाएं अपनी दे सकें। तो होता क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्सुलेट की संख्या जो है कि ज़्यादा हो सकती है। जैसे हम चीन का अमेरिका के में बात करें तो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में चीन का क्या है, एम्बेसी है, लेकिन एम्बेसी एक है, लेकिन कुल 5 वाणिज्यिक दूतावास अर्थात कॉन्सुलेट किसके हैं, चीन के अमेरिका में है। अर्थात अमेरिका में चीन की एम्बेसी एक, लेकिन कॉन्सुलेट की संख्या कितनी है, 5। अभी क्या हुआ, 22 जुलाई को अमेरिका ने चीन के ह्यूस्टन कॉन्सुलेट को 72 घंटे अर्थात 72 आवर्स के अंदर बंद करने का आदेश दिया। ये बहुत ही सख्त निर्णय था कि 72 घंटे के अंदर ह्यूस्टन कॉन्सुलेट को बंद कर दिया जाए। उसमें जो लोग हैं वह तुरंत अपने देश चले जाएं, क्योंकि अगर नहीं जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, उस क्षेत्र पर जो कॉन्सुलेट की मान्यता है हमारी समाप्त हो जाएगी और उसके अंदर के लोगों को हम क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। अब जब यह ऐसा कहा गया कि ये 72 घंटे के अंदर बंद कर दिया जाए, तो कॉन्सुलेट क्या होते हैं, कई प्रकार के डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, लेन देन करते हैं। तो इन्होंने अपने कागजात जलाने चालू कर दिए और इसका वीडियो क्या हो गया, वायरल हो गया। जब यह वीडियो वायरल हुआ तब कई चीज़ें खुलकर सामने आई। यह जो टेक्सास जो मैंने आपको दिखाया जो है कि ह्यूस्टन, तो यह ह्यूस्टन जो है कि टेक्सास राज्य के अंतर्गत आने वाला चीन के प्रमुख कॉन्सुलेट में से एक है। अब हुआ क्या है कि आपको प्रश्न आएगा कि आखिर चीन, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। तो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो हैं, उन्होंने कहा चीन अमेरिका की बौद्धिक संपदा की चोरी कर रहा है, जिससे हजारों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इसलिए हमने बंद करने का निर्णय लिया है। बौद्धिक संपदा का मतलब है कि जिस चीज़ का जो कोई मेरा आइडिया है, कुछ मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा कोई पेटेंट है, मेरे जो है कि मैं कुछ आगे करके इन्वेंटेड करना चाहता हूँ, लेकिन अगर चीन के लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो मेरे बौद्धिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी के साथ अमेरिका के जो है कि विदेश विभाग ने कहा कि चीन अवैध और गैर कानूनी तरीकों से अमेरिका की जासूसी कर रहा है, हमारे कामकाज को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। अर्थात जो ह्यूस्टन ये पूरा कॉन्सुलेट है, इसमें कई ऐसे घटनाक्रम देखे अमेरिका को कि उसने कहा कि यह लोग यहाँ पे जासूसी कर रहे हैं, कोविड-19 का जो हम वैक्सीन बना रहे हैं उसके डेटा चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो कि रक्षा संबंधी जो जानकारियाँ हैं उनको उनके लिए जासूसी कर रहे हैं। और इसी के कारण अमेरिकी सांसद ने कहा कि जो है कि पूरे अमेरिका में जो कम्युनिस्ट पार्टी का विशाल जासूसी केंद्र है, उसका जो मुख्य जुड़ाव है वह ह्यूस्टन कॉन्सुलेट से है। अब जो ह्यूस्टन वाणिज्यिक दूतावास क्या हुआ है, इसको बंद करने की बात कही गई है, और इसी के बाद सैन फ्रांसिस्को वाणिज्यिक दूतावास भी क्या हुआ है, चर्चा के केंद्र में आ गया। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे, अमेरिका में है, और किसका यहाँ पे कॉन्सुलेट है, यहाँ का चीन का, तो इस ये भी चर्चा के केंद्र में हुआ। क्या है, जो सैन फ्रांसिस्को वाणिज्यिक
वाणिज्यिक दूतावास है, इसमें क्या हुआ है, FBI इस कॉन्सुलेट में रह रहे एक चीनी वैज्ञानिक को गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि जो यह व्यक्ति है, चीनी वैज्ञानिक है, यह पीपल लिबरेशन आर्मी अर्थात जो चीन की आर्मी है और साथ ही साथ चीन की जो सरकार है उसके साथ यह जुड़ाव रखता है और रखता था। लेकिन जब यह अमेरिका में वीजा लेने के लिए आया, अमेरिका का वीजा इसने प्राप्त करने का प्रयास किया, तब इसने ये जानकारी छुपाई। इसने ये नहीं बताया कि ये चीनी वैज्ञानिक क्या करता है कि वहाँ की आर्मी से संबंध रखता है, वहाँ के सरकार से संबंध रखता है, और इसके कारण हम अमेरिका के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये क्या करता था, जासूसी करता था। तो उन्होंने कहा कि ये जो अब सैन फ्रांसिस्को कॉन्सुलेट है, इसमें यह जो व्यक्ति है इसको हमें गिरफ्तार करना है। लेकिन आपको पता है कि जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्सुलेट पे किसके नियम लागू होते हैं, जिस देश का वह होता है। तो जो है कि अमेरिकी जो चाहे वहाँ की पुलिस हो, वहाँ के लोग हो, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसी के कारण अमेरिका ने कहा है कि यह जो है कि चीन के द्वारा क्या किया जा रहा है, जासूसी करने का प्रयास किया जा रहा है। और अमेरिका अब कहने ये लगा है कि जिस तरह से ये अब जो व्यक्ति जो सैन फ्रांसिस्को कॉन्सुलेट में है, ऐसे ही बहुत से व्यक्ति जो कि चीन की आर्मी के हैं, चीन के सरकार के हैं, हमारे यहाँ प्रवेश करवा कर जो है कि चीन क्या कर रहा है, जासूसी करने का प्रयास कर रहा है। एक इससे पहले एक घटना और बताऊं, 22 जुलाई को क्या हुआ, ह्यूस्टन कॉन्सुलेट को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले 21 जुलाई को 2 लोगों पर आरोप लगाया गया कि ये साइबर हैक करके कोविड-19 की दवा की जो है कि जानकारी चुरा रहे थे। तो इस तरह से जब इनका सबका संबंध ह्यूस्टन और जो कि सैन फ्रांसिस्को कॉन्सुलेट के साथ जुड़ रहा है, तो अमेरिका ने कठोर कदम उठाया है और कहा है कि हम इस कॉन्सुलेट को बंद करें। तो अभी जो ह्यूस्टन के संदर्भ में निर्णय लिया गया है, लेकिन आगे चलकर किसी और चीज़ के विषय में निर्णय लिया जा सकता है। चीन ने इन सभी आरोपों को, जैसे वो हमेशा करता है, निराधार बताया है और अमेरिका का जो चीन में जो कॉन्सुलेट हैं उनको बंद करने की धमकी दी है। 5 जो है कि चीनी कॉन्सुलेट कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक इसी तरह से 5 अमेरिकी कॉन्सुलेट कहाँ पर हैं, चीन में हैं। और इसी के कारण कहा गया है, हालिया सूचना में यह आई है कि चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दिखा दिया है और उसने क्या किया है कि जो चीन का जो सिचुआन प्रांत है, यहाँ पर चेंगदू एक अमेरिकी जो है कि वाणिज्यिक दूतावास या कॉन्सुलेट है, उसको बंद करने का आदेश चीन ने भी दे दिया है प्रतिक्रिया स्वरूप। और जब ये प्रतिक्रिया स्वरूप उसने दे दिया है, तो इससे आने वाले समय में क्या होगा, जो राजनयिक थे, जिनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां थी, जो 2 देशों 2 राज्यों के बीच में संबंधों को मजबूत कर रहे थे, वह कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगी। अब आपको मैं एक वियना कन्वेंशन बताता हूँ। ये कन्वेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के वजह से ये कॉन्सुलेट बंद करने पड़ रहे हैं। अदरवाइज अमेरिकी जो है कि सेना या जो है कि पुलिस क्या करती, जो चीन के जो जासूस थे, जो उसके कॉन्सुलेट में छुपे हुए, उनको पकड़ लाती। ठीक यही कार्य जो है कि चीन क्या करता, जो चीन के अंदर अमेरिका का कॉन्सुलेट है वहां से वो कर सकता था। लेकिन वियना कन्वेंशन इसमें महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र और संप्रभु देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 1961 में वियना अभिसमय यह कन्वेंशन हुआ था। और इसमें जो राजनयिक होते हैं, अर्थात जो डिप्लोमेट उनके होते हैं, उनको विशेष अधिकार दिया गया। कौन से डिप्लोमेट, जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट से जुड़े होते हैं। और इनके लिए जो कानून होते हैं वह देश के कानून नहीं होते, अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं। 1964 में यह संधि लागू हुई और इसके तहत जो डिप्लोमेट होते हैं, जो राजनयिक होते हैं, उनको खास दर्जा दिया गया। वर्ष 2017 तक इस पर 191 देश जो है कि हस्ताक्षर कर चुके हैं। और इस संधि के अनुसार ये कहा जाता है कि कोई भी देश दूसरे देश के राजनयिकों को किसी भी कानूनी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका हो या फिर चीन हो। इसी संधि के साथ 1963 में एक और संधि हुई और इसको वीना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस के नाम से जाना जाता है। इसमें भी कहा गया कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो राजनयिक होते हैं, उनको विशेष छूट दी जाएगी। वीना संधि का अनुच्छेद 31 यह भी कहता है कि मेजबान देश किसी भी दूतावास में घुस नहीं सकते। अर्थात जो है कि मान लीजिए अगर हम भारत में किसी देश का एम्बेसी है तो हम उसमें घुस नहीं सकते। ये कौन सा संधि कह रहा है, वीना संधि का अनुच्छेद 31 कह रहा है। और इसी के साथ ये भी कहता है कि जिस देश के अंदर एम्बेसी होगी वह देश क्या करेगा, उस एम्बेसी की रक्षा करेगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार पाकिस्तान और चीन के साथ जब हमारे विवाद बढ़ते हैं तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए एम्बेसी के सामने जाते हैं, लेकिन तब भी भारतीय पुलिस ही उस एम्बेसी की क्या करती है, रक्षा करती है। और ये मजबूरी है, करना पड़ता है।
और इसी के कारण जो कॉन्सुलेट का विवाद है बढ़ता चला जा रहा है। पहले अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया एक पर, दूसरे पर लगाने की बात हो रही है, उधर चीन ने भी प्रतिबंध लगा दिया। आने वाले समय में ये विवाद क्या होगा और बढ़ेगा। दरअसल ये विवाद की जो पृष्ठभूमि है वह क्या है, काफ़ी जो है कि दिलचस्प भी है और डरावनी भी है। वह इस वजह से क्योंकि विवाद आज से नहीं है, यह अमेरिका और चीन में कई वर्षों से चला आ रहा है और इस विवाद ने ही क्या किया है, संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। क्या क्या विवाद के अगर मुख्य बिंदु हम देखें तो अमेरिका चीन के बीच लंबे समय से आपको पता है कोविड-19 से पहले ट्रेड वॉर चल रहा था, एक दूसरे के व्यापार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद जब कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस की जिम्मेदारी को लेकर अमेरिका ने खुलकर चीन की आलोचना की। चीन ने भी इतना कह दिया कि नहीं, ये वायरस आपके यहाँ से ही आया। उसके बाद दक्षिणी चीन सागर में जो है कि चीन का जो हस्तक्षेप बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका हमेशा क्या आता है, सामने आ जाता है। उसके बाद एक दूसरे के पत्रकारों, देश से एक दूसरे के पत्रकारों को निकाला जा रहा है, अमेरिका से चीन के पत्रकारों को और चीन से अमेरिका के पत्रकारों को निकाला जा रहा है। इसकी वजह से विवाद बढ़ गया। ऐसे ही एक हुवेई कंपनी का विवाद भी मैंने बढ़ाया था, तो हुवेई पर न सिर्फ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया बल्कि ब्रिटेन ने भी लगा दिया, भारत भी विचार कर रहा है, अन्य देश भी जो है कि ऐसा ही कर रहे हैं। तो चीन को लगता है कि जो है कि अमेरिका अपनी जो है कि लॉबी का यूज करके उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसी के साथ जो उइगर मुस्लिम समुदाय और हांगकांग के मानवाधिकार का जो मुद्दा था उसको लेकर भी जो है कि अमेरिका ने कई प्रकार के नियम बना दिए हैं। जो भी अधिकारी, चाहे वो चीन का किसी भी पद पर अधिकारी हो, जो उइगर मुस्लिम समुदाय या हांगकांग के निवासियों का जो क्या कहते हैं मानवाधिकार है, उसका अगर उल्लंघन करते हैं तो उसके अमेरिका में प्रवेश के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये बात हो गई। इसी के साथ साथ जो है कि अमेरिका ने क्या किया है, ताइवान के साथ हथियार का समझौता कर लिया है। और इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, लंबे समय से जो उपजा हुआ तनाव है बढ़ता चला जा रहा है और इसी की परिणति हमें कॉन्सुलेट विवाद के रूप में नजर आई है। आई होप आप समझ पाए होंगे इस पूरे टॉपिक को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।